रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज के बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज, जहां पर हम अपनी फर्म के या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉयज न लेकर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को इनवाइट करते हैं और उन्हें प्रोस्पेक्टिव जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले जो सोर्स आता है वो है मेरे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आपने बहुत बार दीवारों के ऊपर पैम्पलेट्स लगे हुए देखे होंगे जहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इतने पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं इस वर्क को करने के लिए, लाइक सिलाई करने के लिए आवश्यकता है या किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तरीका है। इसके अंदर हम एक नोटिस प्रिपेयर करते हैं और इस नोटिस को हम एक अपने ऑर्गेनाइजेशन की नोटिस बोर्ड पर या फिर हम ऐसी जगहों पर जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, लाइक ढाबे हो गए या पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, वहां पर हम ये लगा देते हैं ताकि जब लोग उसे पढ़ें तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और लोग इसके लिए अप्लाई करें। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफाइड डेट जो भी उसमें गिवन होता है उस दिन ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस में और वहां पे जो भी उसकी प्रेमिसेस है उस प्रेमिसेस में कलेक्ट हो जाते हैं और फिर वहीं पे एट द स्पॉट उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पर इसके थ्रू जो वर्कर हम लेते हैं वो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन होते हैं जिन्हें हम कैजुअल वर्कर्स या फिर बदली वर्कर्स कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग ये होती है कि इनके बारे में कि ये जो वर्कर्स होते हैं ये हम कब अपॉइंट करते हैं, ये हम तब अपॉइंट करते हैं ये या फिर ये सोर्स आपके लिए कब सुटेबल है, जब आपके पास में वर्क का रश बहुत ज्यादा हो। आपके पास में वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है बट वर्कफोर्स आपके पास कम है, या फिर आपके कुछ परमानेंट वर्कर्स जो हैं वो कुछ दिनों के लिए एब्सेंट हो गए हैं। तो ऐसे में आप इन लोगों को अपॉइंट करते हैं। ओके, इसका एक फायदा ये होता है कि बहुत इनएक्सपेंसिव सोर्स है। इनएक्सपेंसिव कैसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर मुझे कोई सिलेक्शन का प्रोसेस अप्लाई नहीं करना पड़ता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। इसलिए ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव सोर्स है, इसमें किसी की कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। क्लियर है। तो ये है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके, और इसके अंदर जो भी वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें हम डेली वेजेस बेसिस पर अपॉइंट करते हैं, यानी उनको डेली वेजेस के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स, अब ये क्या होते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी जो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप चलती फिरती जो है वो इंक्वायरी आ जाती है। चलती फिरती इंक्वायरी मतलब कुछ लोग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना रिज्यूमे बिना मांगे ही, कंपनी के बिना मांगे ही कंपनी के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। जैसे स्कूल है तो स्कूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स आते हैं और वैकेंसी हमने निकाल नहीं रखी है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो आते हैं और अपना रिज्यूमे डाल देते हैं और कहते हैं कि आपको जब भी वैकेंसी आपके यहाँ हो तो प्लीज आप मेरा इसमें नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे फोन कर लेंगे। अब क्या होता है, कहीं मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के पास में रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन उन रिज्यूमों को निकालेगी और उन रिज्यूमेज में से जो भी उनके लिए उनकी स्क्रीनिंग करेगी और जो उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं उनको वो कॉल करते हैं और उनको फिर अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें एचआरएम डिपार्टमेंट होता है। एचआरएम डिपार्टमेंट अपने पास में ऐसे रिज्यूमेस का, ऐसी इनवाइटेड एप्लीकेशंस का डेटाबेस रखते हैं। तो जब भी उनके पास में रिक्वायरमेंट होती है वो उन डेटाबेस में से उन एप्लीकेशंस को निकालते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उनमें से सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को फोन करके प्रोसीजर लेते हैं और अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है आपका कैजुअल कॉलर्स और ये भी एक आपके लिए इनएक्सपेंसिव वे है अपॉइंटमेंट करने का, रिक्रूटमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पर भी आपको किसी की कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपके पास में एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप सब जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है इट प्रोवाइड्स अ वाइडर चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन को वाइडर चॉइस की रिक्वायरमेंट होती है तब हम एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, जहां पर हम आपने सिचुएशन वैकेंट भी पढ़ लिया होगा अपने इंग्लिश के अंदर, जहां पे हम सिचुएशन वैकेंट प्रिपेयर करते हैं और उसके अंदर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा ये जॉब है और इस जॉब के लिए हमें एज ए क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट है। अब इस एडवर्टाइजमेंट को हम या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं या फिर हम प्रिंट मीडिया में दे सकते हैं या फिर हम जो
जर्नल्स और पीरियडिकल्स आते हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं। अब इसके थ्रू जो इंटरेस्टेड पीपल होंगे वो क्या करेंगे, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, हमें वाइडर चॉइस मिल जाती है और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि यहाँ पर आपके पास में कई बार फ्लड ऑफ एप्लीकेंट्स रहता है। बहुत ज्यादा में लोग क्या होता है आपको अप्लाई कर देते हैं और कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट रन करती है। गवर्नमेंट अपने यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टार्ट करती है जहां पर वो ऐसे लोगों को रजिस्टर करती है जो अनएम्प्लॉयड है। ऐसा कोई भी बंदा जो बेरोजगार है वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवा देता है, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर वहां पे लिखवा देता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू हम लोगों के पास एक डेटाबेस कलेक्ट हो जाता है ऐसे एम्प्लॉयज का जो अभी कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं है और जिनको एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब जब भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब निकलती है तो वही डेटाबेस यूज करते हैं और उन डेटाबेस के अकॉर्डिंग अपने लिए जो भी रिक्वायर्ड पर्सन है उनको कॉल कर लेते हैं। प्राइवेट फर्म कंपनीज भी इसे यूज कर सकती हैं लेकिन मोस्टली वो यूज करती नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो प्राइवेट कंपनी भी चाहे तो इस डेटाबेस को यूज कर सकती है, पर करती क्यों नहीं है, नहीं करने का रीजन ये होता है कि इसमें बहुत सारे कुछ टेंशंस है। लाइक अगर आप मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू लेडीज वर्कर एम्प्लॉयड कर रहे हैं या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड वर्कर एम्प्लॉयड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कि आप इस बात का कि आप किसी भी तरह का कोई हेरेसमेंट इनका नहीं करेंगे और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है सेक्टर के पर्सन है वो आके टाइम टू टाइम इंक्वायरी भी करेंगे, चेक भी करेंगे कि उनका वो सही तरीके से काम फर्म में कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। यानी गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती है कि ये अपडेटेड नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन अनफिल्टर्ड होती है। अनफिल्टर का मतलब रॉन्ग होती है। लाइक किसी ने अपना एक्सपीरियंस लिखा दिया है 5 इयर्स लेकिन उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। कोई काम पियोन के रूप में कर रहा है और अपने आप को मैनेजर शो करके उसने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपडेटेड होती है। कई बार एड्रेस रॉन्ग दे देते हैं, फोन नंबर चेंज हो गए, मान लीजिए एड्रेस चेंज हो गए तो वो अपडेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अनफिल्टर्ड भी होती है। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये कुछ प्राइवेट पर्संस के थ्रू चलाई गई एजेंसीज हैं जहां पर वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरीके से जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर हम लोग एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्संस का रिकॉर्ड रखते हैं, उनका डेटाबेस रखते हैं। फर्क इतना सा होता है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है और ये प्राइवेट पर्संस के थ्रू रन होता है। अभी क्या करते हैं, ये आपको जिस भी तरह की पर्संस की रिक्वायरमेंट होती है आप प्लेसमेंट एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पर्संस होती हैं उनका डेटा आपको भेज देती है, उनकी रिज्यूमे आपको सेंड कर देती है और उनके थ्रू आप अपने लिए जो भी आपको पर्सन रिक्वायर्ड है आप अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, अब इनको फायदा क्या होता है, इनको फायदा ये होता है कि इनको कमीशन मिलता है। जिस भी कंपनी में ये प्लेसमेंट करवाते हैं वहां पे इनको कमीशन मिलता है। सिर्फ उस कंपनी से ही कमीशन नहीं लेते हैं बल्कि ये उन पर्सन से भी कमीशन लेते हैं जिनको ये एम्प्लॉयमेंट दिलाते हैं। लाइक उनसे हो सकता है वो उनकी 15 दिन की सैलरी ले लें, फर्स्ट सैलरी, या फिर फर्स्ट पूरी सैलरी वो ले लें। इस तरीके से ये दोनों तरफ से कमीशन लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जब भी मान लीजिए किसी कंपनी को सीए की रिक्वायरमेंट है, 5 सीए उसको चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्लेसमेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करेगी कि हमें 5 सीए चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी, प्लेसमेंट एजेंसी क्या करेगी, वो अपने पास में जितने भी सीए हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी। उसमें से कंपनी ने जिस तरह की क्वालिफाइड सीए मांगे, लाइक कंपनी ने कहा कि हमें ऐसे सीए चाहिए जो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो यहाँ पर पहले हम वो सीए जो है उनकी लिस्ट तैयार करेंगे जिनको एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। फिर हम उनकी ये लिस्ट अपनी कंपनी को सेंड कर देंगे और एक डेट फिक्स कर लेंगे जिस डेट को कंपनी उनका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर सकती है या अपना सिलेक्शन प्रोसेस उस दिन कर सकती है और अपने लिए रिक्वायर्ड कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जो अब बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है। कैंपस रिक्रूटमेंट जहां पर कंपनी क्या करती है,
या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन और जो ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उनमें टाइप हो जाता है। टाइप का मतलब होता है कि जब भी किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगी, वो ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएगी जहां से उसका टाइप हो रखा है और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन कर लेगी। क्लियर है? जैसे आईआईटी मुंबई है या आईआईटी दिल्ली है। ओके, अब मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंजीनियर्स रिक्वायर्ड है। अब वो इंजीनियर्स के लिए क्या करेगी, वो आईआईटी के कैंपस में जाएगी और वहां से जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं उन पास्ट स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उनका स्क्रीनिंग होगा, उनका इंटरव्यूज होंगे, उनके टेस्ट होंगे और जिस एरिया में जिस एरिया में उनको इंजीनियर चाहिए उस अलग अलग डिपार्टमेंट में वो जाएंगे और वहां पर वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करेंगे और अपने लिए रिक्वायर्ड पर्सन को हायर कर लेंगे। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट है, मतलब जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कंपनी वहीं पर अपना सिलेक्शन प्रोसेस कर लेती है और अपने लिए रिक्वायर्ड पर्सन सेलेक्ट कर लेती है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है यहाँ पर मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों से कह देती हूँ कि अगर आपकी नजर में कोई भी अच्छा ऐसा बंदा है जो हमारी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल है तो आप हमें बताइए। लाइक हमारे स्कूल में कोई टीचर हमारे स्कूल में से चले गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, तो टीचर की पोस्ट वैकेंट हो गई तो हम हमारे स्कूल में काम करने वाले टीचर से कहेंगे कि अगर आपकी नजर में कोई बंदा है जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप प्लीज उसे लेकर आइए। क्लियर है? इससे फायदा ये होता है कि पहली बात तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो फर्म में काम कर रहे हैं वो अच्छे से उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कल्चर से अवेयर है, अच्छे से जानते हैं, वो हमें जानते हैं, हमारे वर्किंग कल्चर को जानते हैं, तो वो ऐसे पर्सन को ही रिकमेंड करेंगे जो हमारे वर्किंग कल्चर में इजीली एडजस्ट हो सके। क्लियर है? ओके। दूसरी चीज ये होती है कि इससे उस एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है जिस एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन को हम एनकरेज करते हैं। जब हम कोई हमारा वर्कर हमें बताता है कि वो हमारे लिए किसी व्यक्ति को लेकर आता है और हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो इससे उसे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे लाए हुए इंसान को इन लोगों ने रखा है तो मैंने जो एफर्ट लिया उस एफर्ट को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। ओके। और तीसरी चीज ये होती है कि जब हमारे यही काम करने वाला बंदा उसको लेकर आ रहा है तो एक ट्रस्ट की फीलिंग यहाँ पर आती है। मुझे विश्वास होता है कि जब ये इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक अच्छे पर्सन को ही लेकर आए। नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो रहा है। जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली जो किसी भी तरह की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उन्हें क्या होती है, लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब ये लेबर्स को वो हायर करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लाइक लेबर्स को सर्च करना, फिर लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर में डील करना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प ले सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन और लेबर्स के बीच में एक लिंक का काम करता है। लाइक सपोज मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं अपना विजिटिंग कार्ड लेकर अलग अलग कंपनीज को कांटेक्ट करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आपको जब भी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे कांटेक्ट करें। अब मान लीजिए कोई कंपनी मुझे कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमें 25 लेबर्स रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने 25 ऐसे लेबर्स जो कंपनी ने मुझसे मांगे हैं, मैं उन 25 लेबर्स को कंपनी को प्रोवाइड करवाऊंगी और उनसे उनका काम करवाऊंगी। तो यहाँ पर लेबर्स प्रोवाइड करना और उनसे काम करवाना ये मेरा काम रहेगा। यानी कंपनी का काम सिर्फ क्या होगा, वो मुझे इन्फॉर्म करेगी अबाउट द रिक्वायरमेंट और मैं उन्हें लेबर्स प्रोवाइड करने के साथ साथ उनसे उनका काम भी करवाऊंगी। बदले में मैं क्या करूंगी, बदले में कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिलता है, बदले में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से एक फिक्स अमाउंट पर वर्कर डेली बेसिस पर लेते हैं। ओके, डेली बेसिस पर लेते हैं और उसमें से वर्कर्स को प्रोवाइड करके कुछ अमाउंट वर्कर्स को प्रोवाइड करता है और कुछ एज अ कमीशन अपने पास रख लेते हैं। लाइक मैंने 600 रुपीज कंपनी से लिए पर वर्कर, अब 600 में से 400 मैं वर्कर्स को प्रोवाइड करती हूँ, 200 एज अ कमीशन अपने पास रख लेती हूँ। लेकिन इस सोर्स का एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर मान लीजिए ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जब ये किसी कंपनी के साथ में बार बार कंपनी के साथ में डील करते हैं तो एज ए एम्प्लॉय कंसिडर कर लिए जाते हैं।
तो मान लीजिए कभी कभी अगर कंपनी और लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में किसी बात को लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या किसी भी चीज को लेकर उनका मिसमैनेजमेंट हो जाए उनके बीच में, तो ऐसे में वो अगर उस कंपनी को छोड़ देता है तो उसके साथ साथ उसके वर्कर भी उस कंपनी को छोड़ देते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, जो आप सबको पता है टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट करना जो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है और बहुत रेयर कंडीशन में ही कोई इस एडवर्टाइजमेंट करता है टेलीविजन पर रिक्रूटमेंट के लिए। क्लियर है? तो इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं हमें। वेब पब्लिशिंग ये भी ट्रेंड में, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इस समय, जहां पर क्या होता है, इंटरनेट, हम जानते हैं कि इंटरनेट आज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है टू प्रोवाइड एंड टू गेटिंग द इंफॉर्मेशन। अब थ्रू इंटरनेट ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्टेड है। क्लियर है? तो यहाँ पर इंटरनेट पे क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो स्पेशली डिजाइन की गई हैं, स्पेशली डेडिकेटेड हैं फॉर द जॉब सीकर्स एंड द जॉब प्रोवाइडर। ठीक है? ये दोनों के लिए ही क्या है, हेल्पफुल है, जॉब सीकर्स के लिए भी और जॉब प्रोवाइडर के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल www.naukri.com या www.jobseekers.com, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अपने पास जब भी मान लीजिए रिक्वायरमेंट है, आप इन वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट जैसे ही आप इन्हें बताएंगे, ये आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको लिस्ट दे देंगे उन कैंडिडेट्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए सुटेबल है। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी डिटेल इनमें डाल दीजिए, ये अपने आप आपको सजेस्ट कर देंगी कि यहाँ वैकेंसीज है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं। तो ये है हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज। अब जैसे कुछ इंटरनल सोर्सेज की लिमिटेशन, मेरिट्स और डिमेरिट्स थी, ठीक उसी तरीके से कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज की भी है। एक्चुअली में जो उसकी डिमेरिट्स थी, जो उसकी लिमिटेशंस थी, वही इसकी लिमिटेशंस है। फर्स्ट है क्वालिफाइड पर्सोनल, पहली इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड पर्सोनल। आप थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज आप अपनी फर्म के लिए एक वाइडर चॉइस जो है वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? लाइक आपने अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या आपके पास प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट किया है या आपके पास में कुछ कैजुअल कॉलर्स आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है, तो आप उनमें से जो भी आपके लिए सुटेबल कैंडिडेट्स हैं आप उनको कॉल कर सकते हैं और उनको इंटरव्यू या टेस्ट लेकर अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इजीली क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं। सेकंड है वाइडर चॉइस। अभी मैंने बताया आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप प्लेसमेंट एजेंसी के पास में जा रहे हो, आपके पास में पहले से डेटाबेस रखा हुआ है, तो आपके पास में जो है जो प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स है उसकी एक वाइडर चॉइस आपके पास अवेलेबल है। आप इजीली अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेश टैलेंट। यहाँ पर हम बाहर से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली न्यू ब्लड का इन्फ्यूजन हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, नए टैलेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, नए थॉट्स, नए न्यू आइडियाज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब बाहर से हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम लोगों को अपॉइंट करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग स्टाफ है उसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होता है वो डेवलप होता है। उन्हें लगता है कि बाहर से आने वाला बंदा उन्हें कंपटीशन दे सकता है, तो उससे कंपटीशन से फाइट करने के लिए हमें भी अपने परफॉर्मेंस को, अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना होगा और इसका फायदा ऑल ओवर हायर परफॉर्मेंस के रूप में ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। लिमिटेशंस में फर्स्ट है डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अगर आप बार अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ही अपॉइंटमेंट करेंगे, बाहर से ही रिक्रूटमेंट करेंगे, तो जो आपकी फर्म में स्पेशली अगर आप हायर लेवल के लिए भी बाहर से ही कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो आपके एग्जिस्टिंग वर्कर्स के अंदर डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो सकता है। उनके मन में फीलिंग आ सकती है कि हम इतने सालों से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और इतने सालों की सेवा के बदले में भी हमें उन्होंने इस लायक नहीं समझा कि हम एक हायर रैंक पोजीशन को जो है ऑक्यूपाई कर सके। बाहर के लोगों पे भरोसा किया और हम पे भरोसा नहीं दिखाया, तो ये डिससैटिस्फैक्शन में क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है लेंथी प्रोसेस। यस, लेंथी प्रोसेस है।
पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट करनी पड़ती है। एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद में फिर आपको इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं, आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो इन सब के अंदर आप ये जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक लेंथी प्रोसेस है और मनी कंज्यूमिंग ऑल्सो। कॉस्टली प्रोसेस, अभी जैसे मैंने बताया कॉस्टली प्रोसेस है। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए प्लेसमेंट एजेंसीज की हेल्प ले रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, प्लेसमेंट एजेंसी को आपको कमीशन देना पड़ेगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो इन सब के अंदर क्या है, आपका टाइम और आपका मनी दोनों ही जो है वो इन्वेस्ट होगा। तो इस पर व्यू से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। तो ये था आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जहां पर हमने रिक्रूटमेंट के बारे में, रिक्रूटमेंट की जो सोर्सेज हैं, रिक्रूटमेंट कैन बी डन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनल सोर्सेज जहां पे हमारे पास 2 थे, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। हम अपनी फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपने लिए रिक्वायर्ड एम्प्लॉय अपॉइंट कर लेते हैं, जिसमें एक प्रमोशन था, एक ट्रांसफर था। और दूसरा हमने पढ़ा है एक्सटर्नल सोर्सेज, जहां पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को अपॉइंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सोर्सेज पढ़े हैं, लाइक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन एंड वेब पब्लिशिंग। और हर सोर्स की अपनी अपनी मेरिट्स और लिमिटेशंस है, तो आप उनकी मेरिट्स और लिमिटेशंस को कंपेयर करके लिए अपने लिए बेस्ट सोर्स चूज करेंगे और उस सोर्स से अपने लिए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल टेक selection process. Thank you so much.